हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2533 गैदरिंग ऑफ ऑल रेसेस 1। वर्ल्ड ट्रीज की बॉडी घनी परतों वाली छोटी पत्तियों और नसों वेन्स से बनी होती है, जिनके फीचर्स तो साफ होते हैं, फिर भी वे हवा में लगातार पत्तियां बदलते रहते हैं। वे बातचीत को आसान बनाने के लिए इंसानी रूप धारण करते हैं। वे इंसानों की छठी पीढ़ी 6 जनरेशंस के बीच उन चुनिंदा पौधों के जीवन रूपों में से हैं, जो क्रिएटर द्वारा किया गया एक दिलचस्प प्रयोग था, लेकिन वे अपनी लंबी उम्र के लिए भी मशहूर हैं। आज दुनिया के सभी पेड़ उन्हीं के वंशज हैं। दूर क्षितिज पर प्राचीन पेड़ों ने अपनी छतरियां, कैनपीज फैला रखी थी, जिनकी ऊंचाई हजारों मीटर तक थी, मानो पौधों ने आसमान को फिर से तराश दिया हो। यहां जो कुछ भी होता है उसकी जानकारी वर्ल्ड ट्री क्लैन के उस विशालकाय पेड़ को रियल टाइम में मिल जाती है। ये तो बस उसकी एक शाखा है। भारत की ओर से आने वाली जमीनी हवाएं नमी वाली गर्मी लेकर आती है। पत्थर के प्लेटफॉर्म के किनारे एक बारीक दरार दिखाई दी और नीचे से दूधिया सफेद पानी फूट पड़ा, जिससे एक उथला सी ऑफ मिल्क क्षीर सागर बन गया। 3 हेडेड रेस का दूत न तो इंसान था और न ही इंसान होने का नाटक कर रहा था। वो एक विशाल सांप का शरीर था जो ओशन ऑफ मिल्क से ऊपर उठा था। उसके तराशों स्केल्स से नीली सुनहरी चमक निकल रही थी और 3 सांपों के सिर अलग अलग खड़े थे। बाई आंख दयालु थी, दाई सख्त और बीच वाली ठंडी। उनकी नजरें आपस में गुंथकर सभी जीवित प्राणियों पर पड़ रही थी। वे तैरते नहीं हैं, वे बस धीरे से पानी की सतह पर टिके रहते हैं, और ऐसा लगता है मानो पूरे वेन्यू का शोर थम गया हो। रैट क्लैन भी आ गया, जो काले चोगे और घास की टोपियों में थे, और उनके चेहरे अजीबोगरीब रंग बिरंगे नकाबों से ढके थे। उनकी नुकीली टोपियों से घंटियां लटकी थी जो चलते समय झंझनाती थी, और उनके लबादों के नीचे से उनके चूहों जैसे पैर देखे जा सकते थे। हर एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इस नेगोशिएशन मीटिंग में अपने सबसे शक्तिशाली सदस्यों को भेजा था। आखिर जमीन के लिए आधुनिक इंसानों के साथ मुकाबला करने के अलावा उनका आपस में रिश्ता भी कुछ खास मधुर नहीं था। यह ताकत का प्रदर्शन, शो ऑफ फोर्स है। अगर कोई रेस काफी मजबूत नहीं है तो बाद में उसे दूसरी रेसेस द्वारा निगल लिया जा सकता है। नाइट लेवल के शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर ग्रुप की कतारों में कम से कम 2 या 3 ऐसी हवा की लहरें थी जो हवा को थोड़ा कंपा देती थी। कुछ जगहों पर तो ऐसा महसूस हो रहा था मानो हवा नीचे गिर रही हो। वहां सिर्फ ताकत ही नहीं थी, बल्कि वो किसी खाई, अबिस जितनी गहरी और अथाह थी, जैसे किसी गहरे कुएं में झांकना। सभी देशों के प्रतिनिधियों को अपने सीने में जकड़न, सुस्त पड़ चुकी पसीने की ग्रंथियां और अपनी जीभ की जड़ में हल्का सूनापन महसूस हुआ। ये डर नहीं है, बल्कि जीवन के स्तर पर एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया, इंस्टिंक्टिव फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, जब किसी को उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली जीव द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो। झंग अभी तक नहीं आया था। क्या केओस अभी तक नहीं पहुंचा? किंग आर्थर ने दबी आवाज में पूछा। उसने पहले ही खामोशी से स्वॉर्ड ऑफ विक्ट्री की मूंठ, हिल्ट थाम ली थी, और जबरदस्त दबाव की वजह से उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गई थी। इंसानियत को अब अपनी ताकत दिखाने की सख्त जरूरत है, वरना ये ताकतवर एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो इंसानों का शिकार करती हैं, उन्हें सच में निगल जाएंगी। मॉर्गन ने अपनी आवाज धीमी की। मैंने उससे बात कर ली है। टेबल सेट होने के बाद वो अपनी सीट ले लेगा। दूसरों के पत्ते खोलने में जल्दबाजी मत करो। सलादीन ने अपनी भौहें चढ़ाई। कोई बात नहीं, केओस यहां नहीं है, लेकिन हम सब तो है। हम सब कुछ करने के लिए उस पर निर्भर नहीं रह सकते। क्या हम सब बेकार हैं?
इन बातों ने दूसरों को खामोश कर दिया। सलादीन की बातें सबका हौसला बढ़ाने के लिए थी, लेकिन अगर आप ताकत के फर्क के बारे में सोचें, तो उनके पास झंगी से तुलना करने के लिए है ही क्या? औरिब की नजर बादलों के स्तंभ और दूध के सागर पर पड़ी। उसकी उंगलियों के पोर आपस में जुड़े थे और उसकी हथेलियां हल्के से उसके सीने को ढके हुए थी। उसने कोई हैरानी नहीं दिखाई, लेकिन उसकी नजर और भी दृढ़ हो गई। दी शितिया ने थ्री हेडेड क्लैन के शक्तिशाली सदस्यों की ओर देखा। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उनके बीच नजरें मिली, लेकिन वो पल भर में गायब हो गई। इंसानी सीटों से फुसफुसाहट शुरू ही हुई थी कि तभी एलियन सीटों से ठहाके और ताने गूंजने लगे। वो आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा मानो ठंडी सुइयां कानों के पर्दों को चुभ रही हों। क्या छठी पीढ़ी के प्रतिनिधि बस इतने ही काबिल हैं? ये तो बहुत ही कमजोर है। इनकी हड्डियां बहुत नरम है, इतनी नरम कि इन्हें सिर्फ मिट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम्हारी छोटी सी उम्र तुम्हारी महत्वाकांक्षा के लायक नहीं है। अगर हम समंदर की सरहद पर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, तो साझा इलाके, कॉमन टेरिटरी की बात कैसे कर सकते हैं? छठी पीढ़ी का इतिहास बहुत छोटा है। ये हमारे करोड़ों सालों के महाकाव्य, एपिक हिस्ट्री की बराबरी कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि तुम असफल हो, और यहां तक कि क्रिएटर भी तुम्हें मिटाना चाहता है। कमजोरों को हवा के ऊंचे स्थानों पर कब्जा नहीं करना चाहिए। मैं आज तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं बस अपने हाथ गंदे करने के लिए बहुत आलसी हूं। पत्थर के प्लेटफॉर्म पर नजरों के घेरे इंसानी सीटों की ओर डाले गए, कुछ हिकारत के साथ, कुछ बेरुखी के साथ और कुछ गहरी दिलचस्पी के साथ। हवा अलग अलग जातीय समूहों के बीच दिखने वाले इंटरफेसेस बनाती है, जैसे पानी और तेल का अलगाव। हर परत के भीतर नियम थोड़े अलग हैं। हर कोई अपने रास्ते पर चल रहा है, एक दूसरे को परख रहा है और एक दूसरे से सावधान है। उनके जानबूझकर किए गए व्यंग्यात्मक कमेंट्स का मकसद आधुनिक मानवता को बुरी तरह दबाना है, ताकि मुमकिन हो तो विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। अगर मॉर्गन और उसका ग्रुप ऐसे संकेत दिखाता है, तो इसका मतलब होगा कि उनके पास कोई संसाधन नहीं बचा है, और उस वक्त ये एलियन रेसेस सीधे उन पर हमला कर देंगी। औरिब ने सुनहरी लपटों से जल रही पवित्र तलवार, होली स्वॉर्ड, को थाम लिया। हालांकि तलवार अभी म्यान से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन उसकी ताकत पहले ही फटने के संकेत दे रही थी। उसने आधा कदम आगे बढ़ाया और अपने आसपास के इंसानों से नजरें मिलाईं। मतलब साफ था, अगर आप इस तरह के अपमान का जवाब नहीं देते, तो इससे दूसरे पक्ष का हौसला और बढ़ेगा। मोरना एक काली मादा पैंथर, ब्लैक फीमेल पैंथर की तरह उभरी, उसकी उंगलियों पर बर्फ जमने लगी और फिर गायब हो गई, जिससे उसके हाथ के पीछे बर्फ का हल्का निशान रह गया। किंग आर्थर ने अपनी तलवार की मूंठ पर हाथ रखा, फिर उसे छोड़ दिया और अपनी हथेली टेबल पर टिका दी, जैसे अपने बेचैन दिल को शांत कर रहा हो। सलादीन ने अपने हाथ अपने घुटनों पर रखे, लेकिन उसके नीचे की परछाइयां बेचैनी से हिल रही थी। इंद्र बस ओशन ऑफ मिल्क की ओर देखता रहा, जैसे किसी ऐसी घंटी की गूंज सुन रहा हो जो सिर्फ उसकी थी। भले ही वे अपनी धाक, इम्पोजिंग प्रेजेंस के मामले में इन एंशिएंट सिविलाइजेशन से कहीं पीछे हों, फिर भी उन्हें अपना सही नजरिया दिखाना ही होगा। हवा ठहर गई और एंशिएंट रेसेस ने अपने दांत दिखाए। उनके चेहरे मजाक उड़ा रहे थे। कुछ एंशिएंट रेसेस तटस्थ रहीं, जबकि कुछ ने इंसानों की छठी पीढ़ी के साथ पहले ही सहयोग स्थापित कर लिया था। मिसाल के तौर पर, कोलंबिया के पश्चिमी जिले के कॉन्स्ट्रक्ट्स छोटे स्लेटी रंग के जीव हैं, लेकिन उनके पास बेहद उन्नत औद्योगिक तकनीक, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है और वे लंबे लाल कवच, कंस्ट्रक्ट आर्मोर में रहते हैं, जिससे वे प्रभावशाली दिखते हैं। मॉर्गन ने हल्के से खांसा, माइक्रोफोन को अपने करीब किया और जितना संभव हो उतना स्थिर होकर धीरे से बोला, जेंटलमैन, अब जब हम सब यहां
तो चलिए पहले इस टेबल को वो काम करने देते हैं जिसके लिए ये बनी है, रास्ते और सीमाओं, बाउंड्रीज पर चर्चा करना। शब्द कड़वे हो सकते हैं, लेकिन कृपया पहले ही वाक्य के साथ दरवाजा बंद ना करें, वरना हमें सब कुछ फिर से शुरू करना होगा और शायद हम में से किसी को भी दोबारा इंतजार करने का मौका न मिले। समंदर की हवा चट्टानों से टकराकर गुजरी, जिसमें नमक और लोहे की गंध थी। दूर बादलों के एक स्तंभ के भीतर बिजली की एक छोटी सी चमक दिखाई दी, जो किसी शगुन की तरह थी, या शायद किसी चेतावनी की तरह। किसी भी कबीले के बोलने से पहले मैदान पर कई अदृश्य दरारें दिखाई दी, जो अलग अलग हितों के हिसाब से बाहर की ओर फैल रही थी। झंगी अभी भी नहीं आया था, और इस तरह टेबल पर खामोशी का पहला दौर दब गया। चट्टान पर हवा किसी चाकू की तरह थी, जो गोलाकार पत्थर के प्लेटफॉर्म को हिस्सों में काट रही थी। समंदर की सतह सफेद हो गई और सेलेस्टियल क्लैन का बादलों का स्तंभ दूर धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी गर्जना की मंशा को परत दर परत दबा दिया गया, जैसे किसी विशाल सांप को बांध दिया गया हो। इंसानी प्रतिनिधियों की पीठ पहले ही पसीने से भीग चुकी थी, और समंदर की हवा से उनके कोट उनकी खाल से चिपक रहे थे। लाफ। हवा में अचानक एक तीखी, मछलियों जैसी गंध महसूस हुई। वो फैंग वुल्फ क्लैन की महक थी। एलियन सीटों से एक साया बाहर निकला, 2 कदमों में 3 मीटर की दरार को पार किया और भूरी चट्टान के केंद्र में जोर से उतरा। चैप्टर 234 गैदरिंग ऑफ ऑल रेसेस 2। नया आने वाला करीब 3.5 मीटर ऊंचा था, जिसका कंकाल इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी पीठ और कमर एक सीधे खड़े जंगली जानवर की तरह थी। उस भेड़िए जैसी शक्ल वाले जीव की खोपड़ी बड़ी थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी, होंठ पतले और खिंचे हुए थे, और होठों के अंदर आरी जैसे नुकीले दांतों, सरेटेड फैंग्स की एक कतार थी जो रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थी। ये फैंग वुल्फ क्लैन है, जो याक लोगों की चौथी पीढ़ी, 4th जनरेशन है। उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि उनके पास इंसानी शरीर है, लेकिन साथ ही जंगली जानवरों जैसे फीचर्स भी है। फैंग वुल्फ क्लैन का जिक्र कभी पौराणिक कथाओं, मिथोलॉजी में आया था, और ये मौत के देवता अनुबीस का प्रोटोटाइप है। जो सामने आया था वो फैंग वुल्फ क्लैन के बीच एक नाइट लेवल का पावर हाउस था। उसके पीछे मौजूद कई फैंग वुल्फ योद्धा एक पल बाद वहां पहुंचे। उनके पैरों के नाखून चट्टानों की दरारों में धंस गए, जिससे वहां सफेद खरोंचे बन गई। उसने अपनी पीठ पर 2धारी हड्डी वाला भाला, डबल एज्ड बोन हैलबर्ड, टांग रखा था। उसकी नजर ठंडी रात में जलती हरी रोशनी जैसी थी। मेरा नाम सू नियन है। उसने हवा को सूंघा, उसके नथुने थोड़े फड़फड़ाए, और उसके ठंडे दांतों के बीच एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान उभरी। उसने हिकारत से इंसानियत की सभी 6 पीढ़ियों की ओर देखा। तथाकथित बातचीत का कोई मतलब नहीं है। तुम यहां मौजूद आधुनिक इंसानों के प्रतिनिधि, अभी अपना खून बहाओ। सभी रेसेस को उठने दो, हमें घेरो और खत्म करो, ताकि समय बच सके। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, पत्थर के प्लेटफॉर्म पर हवा अचानक कम होती महसूस हुई। इंसानी सीटों पर बैठे कई रक्षा प्रतिनिधियों, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्वाभाविक रूप से अपने हथियारों पर हाथ रख दिया। उनकी आंखों में अचानक लड़ने का जज्बा चमक उठा। बेंजामिन मॉर्गन सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश की और भारी आवाज में कहा, फैंग वुल्फ क्लैन के लॉर्ड सू नियन, मैं आपको ऐसा करने की सलाह नहीं देता। 6 जनरेशंस बिना दांतों के नहीं है। अगर हम वाकई मौत तक लड़े तो ये जगह तुरंत एक कब्रिस्तान बन जाएगी। आपको भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। सू नियन के भेड़िए जैसे होंठ सिकुड़े, जिससे उसके और भी दांत दिखाई देने लगे। एक कमजोर इंसान की धमकी किसी विनती जैसी लगती है, जिसे तुम दांत कहते हो। वे ज्यादातर लोहे और बारूद से टिके हुए खिलौने हैं। खिलौना? किंग आर्थर ने अपनी भौहें चढ़ाई, तलवार पर हाथ रखा, और उसकी आवाज गहरी हो गई। तुम ये देखने की कोशिश कर सकते हो
कि क्या ब्रिटानिया के राजा का खिलौना तुम्हारी हड्डियां तोड़ सकता है? सलादीन बोला, लेकिन उसका लहजा शांत था। ध्यान से सोचो, आज तुम इस टेबल पर किसी को मारोगे, कल शायद तुम अपने ही कबीले की वेदी, ऑल्टर, से गायब सिरों की गिनती कर रहे होगे। तुम ये बातें अंतिम संस्कार के लिए बचाकर रख सकते हो। वो जीव जो एक पुरानी इच्छा से प्रेरित था, इंसानी सीटों के और करीब आ गया। उसके पंजों की पत्थर पर टैप टैप आवाज आ रही थी। मैं कभी भी घटिया सभ्यताओं, इंफीरियर सिविलाइजेशंस के साथ तर्क नहीं करता। तभी बगल से एक कई जोड़ों वाला हाथ, मल्टी जॉइंटेड हैंड, आगे बढ़ा, जिसकी उंगलियां मोटी गांठों से ढकी थी। 1000 हैंड्स क्लैन का प्रतिनिधि खड़ा हुआ। उसकी 6 भुजाएं थी, एक जोड़ी छाती पर, एक जोड़ी कंधों पर और एक जोड़ी पीठ पर, और उसकी मुद्रा गहरी जड़ों वाले पेड़ जैसी थी। मैं कोलंबिया के 51 सेंट अबिस से आया हूं। अगर हम युद्ध से बच सकते हैं तो हमें इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक स्थिर ताकत थी। हमने पहले भी नरसंहार, जेनसाइड, देखा है, लेकिन नरसंहार कभी व्यवस्था, ऑर्डर नहीं लाता, बल्कि और ज्यादा खून खराबा लाता है। अगर आज पत्थर के प्लेटफॉर्म पर खून बहा, तो कल पूरे महाद्वीप को 10 गुना खून देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। सू नियन की नाक फड़कने लगी और उसकी नजर कुछ पल के लिए उस 6 भुजाओं वाले एलियन पर टिकी रही। 1000 हैंडेड क्लैन, वे कारीगर जो पाताल, अबिस से रेंग कर बाहर आए हैं। तुम आधुनिक लोगों को खाइया बनाने और चीजें जोड़ने में मदद करते हो, और वे तुम्हें दोस्त कहते हैं। वो उपहास से हंसा। अगर तुम अपने पंजे किसी और को दे दोगे तो क्या वे कभी वापस आएंगे? 1000 हैंड्स क्लैन का प्रतिनिधि शांत रहा। हम सबसे पहले नियम, रूल्स देते हैं, पंजे नहीं। नियम? दूसरी तरफ से भारी कदमों की आवाज आई, जैसे कोई हथौड़ा ढोल पर मार रहा हो। आयरन क्लैड क्लैन का गुशान खड़ा हुआ। उसके शरीर का कवच, बैक आर्मोर, एक एक करके खिसकने लगा। लोहे की प्लेटों के आपस में रगड़ने से छोटी छोटी चिंगारियां निकल रही थी। उसकी आवाज किसी लुढ़कते पत्थर की तरह उसके मोटे कवच के अंदर से आई। क्रिएटर द्वारा 6 पीढ़ियों को पहले ही खत्म कर दिया गया है। तुम्हें यहां सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। 7वीं पीढ़ी, 7th जनरेशन के लिए जगह बनाने के लिए इन्हें जल्द से जल्द मिटा दो। यही नियम है। तुम्हें ये नियम किसने दिए? कार्डिनल आर्नल्ड ओलेब, जो पैपेसी का डेथ नाइट है। उसने जलती हुई पवित्र तलवार, होली स्वॉर्ड, को धीरे से नीचे दबाया, जिससे लपटे एक उंगली की चौड़ाई तक सिमट गई और भी ठोस और खतरनाक हो गई। अगर ईश्वर किसी को खत्म करना चाहता है तो वो खुद करेगा। ये किसी लुहार, ब्लैकस्मिथ का काम नहीं है कि वो कछुए की खाल, टॉर्टस शेल पहनकर उसकी जगह ये काम करे। गुशान का हेलमेट थोड़ा सा झुका और उसकी आंखों की गहराई में एक काली रोशनी चमकी। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ ही मिट जाएगा। मोरना ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाई। उसकी उंगलियों के पोरों से बर्फ की एक पतली परत फैल रही थी और वापस सिमट रही थी। उसे बातें करना पसंद नहीं था, लेकिन वो बेहद युद्ध प्रिय थी। अगर वाकई लड़ाई छिड़ती है तो वो तुरंत एक्शन लेगी और जानलेवा वार करेगी। 45,000 के एबिलिटी इंडेक्स के साथ वो इंसानी दायरे में पहले ही एक टियर 1 वजूद है। बेशक उन सब के ऊपर एक T0 मौजूद है। तभी सेलेस्टियल क्लैन के प्रतिनिधि ने बात की। हकीकत में ये कोई आवाज नहीं थी, बल्कि हवा को दबाकर पैदा की गई वाइब्रेशंस की एक सीरीज थी। ये हर जीव के कान, कॉकलिया में अपने आप अर्थ के साथ जुड़ रही थी, जो ठंडी और खोखली थी। हमें यहां अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। 6 पीढ़ियों का सफाया पहले से ही तय, डेस्टिन्ड है। 99% मिटा दिए जाएंगे। अतीत में भी ऐसा ही था और हमारे लिए भी यही सच है, क्योंकि तुम अब इस युग के स्वामी नहीं रहे। आवाज के थमने के बाद समुद्र की सतह पर तुरंत एक बारीक सफेद लकीर दिखाई दी।
जो दक्षिण से उत्तर तक फैली हुई थी, मानो किसी ने धीरे से पानी को काट दिया हो। तह मॉर्गन मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम सब अपना इतिहास ऐसे सुनाते हो जैसे वो कोई दैवीय फरमान, डिवाइन डिक्रीज हो। अगर ये पहले से तय है तो चाकुओं से क्यों लड़ रहे हो? बस इसे जोर से पढ़ दो, सू नियन बोला, क्योंकि चाकू ज्यादा तेज है। तेज होने का मतलब सही होना नहीं है। सलादीन ने अपने हाथ वापस टेबल पर रखे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे भिंचने लगी। तुम्हें लगता है कि हम बस छिप जाएंगे? हमारे पास तोपें हैं, जहाज है, और सभी रेसेस के खिलाफ लड़कर जीवित रहने का अनुभव है। और हमारे पास ये समझाने का संकल्प है कि इसकी कीमत क्या होगी। स्काईविंग क्लैन के एक बुजुर्ग ने अपनी कलगी, क्रेस्ट, झटकी, जिससे उसकी एक संकीर्ण पुतली, नैरो प्यूपल, दिखाई दी। उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाली चमक थी। अनुभव? जमीन पर तुम्हारी ये छोटी मोटी लड़ाइयां हमारे चूजों, फ्लेजलिंग्स की गोता लगाने वाली ट्रेनिंग, डाइव ट्रेनिंग जितनी भी अच्छी नहीं है। नन्हा पक्षी, किंग आर्थर की मुस्कान और भी ठंडी हो गई। तो फिर अपने बड़ों की नाक मत कटने देना। वर्ल्ड ट्री क्लैन की कुछ टहनियां नीचे झुक गई। पत्तियों के बीच बने उनके चेहरों पर एक कोमल करुणा थी। प्रकृति कभी सूखी टहनियों के साथ वसंत की चर्चा नहीं करती। अगर 6 पीढ़ियां चाहें तो वे मिट्टी में वापस जा सकती है और शायद अगले साल किसी दूसरे रूप में फिर से अंकुरित, स्प्राउट हो सकती है। ओशन ऑफ मिल्क के किनारे पर 3 हेडेड जीवों में से एक ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आवाज पानी के नीचे से आती ढोल की गूंज जैसी थी। एक दूसरे के प्रति संयम रखें। हम सभी चीजों का अवलोकन, ऑब्जर्विंग कर रहे हैं। उनका न्याय, जजिंग नहीं। जो लोग सोचते हैं कि भाग्य, डेस्टिनी उनके हाथों में है, वे अक्सर बहुत जल्दी अपना ही न्याय कर बैठते हैं। इंद्र ने तब अपना हाथ थोड़ा उठाया और धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार टेबल अभी तक पलटी नहीं गई है। जेंटलमैन, अगर आज आप हत्या को अपना पहला अभिवादन, ग्रीटिंग बनाते हैं, तो हम भरत को अपनी स्थिति बदलनी होगी। हमें व्यापार पसंद है, हमें व्यवस्था पसंद है, और हमें एक ऐसा भविष्य पसंद है जहां हम सब जीवित रह सकें। सूनियन ने अपनी नजरदी शितिया की ओर घुमाई। उस भविष्य में जहां हम जीवित रह सकें, हमें खिलाने के लिए इतने सारे मुंह की जरूरत नहीं है। तो फिर न्याय किसका हाथ करेगा? सलादीन ने तुरंत पलटवार किया। तुम्हारा हाथ या किसका हाथ? तुम्हें लगता है कि इंसानों को काटकर कल कोई तुम्हें जलाऊं लकड़ी, फायरवुड की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा? आयरन क्लैड क्लैन के गुशान ने धीरे से आधा कदम पीछे खींच लिया और भारी आवाज में कहा, शक्तिशाली कमजोर का शिकार करता है। द स्ट्रॉन्ग प्रे ऑन द वीक। 6ठी पीढ़ी सबसे कमजोर है, इसलिए जाहिर है कि यह खत्म होने वाली पहली रेस होगी। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको एपिसोड कैसा लगा? आपका कमेंट में सपोर्ट जरूर मेरे लिए बताएं। बहुत अगर मायने आप रखता है। स्टोरीज एंजॉय थैंक्स। करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।